जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी का संपूर्ण सिलेबस इस बुक की मदद से कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और हमने अपनी पहली क्लास में परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियों को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद हम अपनी अगली क्लास में इन बचे हुए सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह हम आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी क्लास देने वाले हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित सभी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम अपने दूसरे अन्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपका टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था, और इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। तो साथियों, संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, इस अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायतों का गठन राज्यों के द्वारा किया जाएगा। वहीं बात की जाए अनुच्छेद 246 की, तो यह अनुच्छेद 246 शक्तियों का बंटवारा करता है, जिसमें कि आपने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा होगा। एक सूची है केंद्र सरकार की शक्तियों की सूची, और एक है राज्य सरकार की सूचियों की शक्ति, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो आप लोगों को बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, अर्थात जो भी यह सिद्धांत दिए गए हैं, इनको लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं होता है। उनके ऊपर पूरा निर्णय लेने का अधिकार है कि वह इसको अपने राज्यों में कैसे लागू करेगा, लागू करना भी है या नहीं। इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा, यानी कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इन सभी पंचायती राज व्यवस्था की एक समान संरचना का अभाव रहा। इसके बाद बात करते हैं पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि पंचायतों का पुनर्गठन जो प्रभावशाली ढंग से हुआ वह कब हुआ था, तो वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया था। इससे पहले ब्रिटिश काल में भी इनका पुनर्गठन किया था, लेकिन प्रभावशाली तरीके से यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही लागू हुआ। इसके बाद बात करते हैं हू ग्रे। इनके अनुसार कहना था कि जनवरी 1957 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे और सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के लगभग 73% गाँव में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त थे। तो यह कहना था हू ग्रे साहब का। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में पंचायतों का पुनर्गठन। तो बात की जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया। तो पंचायतों से संबंधित सबसे पहला अधिनियम उत्तर प्रदेश में पारित किया गया था, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। बात करें इस अधिनियम के बारे में, तो इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 को पारित कर दिया था। और इसके बाद आप देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की तथा तब से ही यह उत्तर प्रदेश में लागू है। तो उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम कब से लागू है, तो यह 7 दिसंबर 1947 से लागू है और इसी दिन भारत के गवर्नर जनरल ने इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान
की थी। अब बात करते हैं वर्तमान में जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप लागू है वह 73वें संविधान संशोधन 1993 पर आधारित है। अब हम आगे बात करें तो भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें, 6,000 से अधिक पंचायत समितियां तथा 600 से अधिक जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। यह आंकड़ा भी आपको याद रखना है, जिनमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। तो जनप्रतिनिधि कितने हैं? लगभग 34 लाख। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का पुनर्गठन अग्रलिखित तालिका के अनुसार विभिन्न स्तरों में किया गया है। तो अभी हम एक टेबल देखने वाले हैं जिसमें कि बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। चलिए उस टेबल को भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह से राज्यों के नाम दिए गए हैं और उसमें कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू है वह दी गई है और संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले बात करी जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें कि सबसे निचले स्तर पर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए मध्यम स्तर पर क्षेत्र पंचायत है और सबसे ऊपर आपको जिला परिषद देखने को मिलेगी। प्रत्येक राज्य में आप देखेंगे तो सबसे प्रारंभिक यानी कि निचले स्तर पर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। वहीं मध्य स्तर की बात की जाए तो कहीं आपको क्षेत्र पंचायत, कहीं आपको प्रखंड पंचायत, कहीं आपको पंचायत समिति के नाम से देखने को मिलेगी। तो इस टेबल में हम साथियों जो आपके लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ उन राज्यों की ही बात करते हैं, बाकी आप चाहें तो सारे राज्यों के बारे में पढ़ सकते हैं। बात की जाए इसके बाद मणिपुर की, तो आप देखेंगे कि मणिपुर में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें कि आपकी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत लागू है। मणिपुर में प्रखंड पंचायत या फिर मध्यम स्तर पर जो हमारी पंचायत समिति होती है वह लागू नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की, तो आप देखेंगे सिक्किम राज्य में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जो कि आपकी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत लागू है। इसके बाद हम अन्य राज्यों को भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे दादर व नगर हवेली की बात की जाए तो यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है। यहाँ पर जिला पंचायत नहीं लागू है। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। चूँकि यहाँ पर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ नगर निगम लागू है। वहीं बात की जाए पांडिचेरी की, तो यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है। यहाँ पर भी जिला परिषद का अभाव है। आगे देखते हैं इसके बाद। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, जहां पर आप देखेंगे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें कि सबसे निचले स्तर पर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको अंचल पंचायत देखने को मिलेगी और इसके बाद में आपको आंचलिक परिषद देखने को मिलेगी और सबसे अंत में आपको जिला परिषद देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल की इन सारी समितियों के नाम याद रखने हैं, इन सारी पंचायतों के नाम याद रखने हैं, जिस स्तर पर कौन सी स्तर पर कौन सी पंचायत है, यह आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में जनजातीय परिषद लागू है। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो वह हो जाएगा मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम। इन तीनों जगह पर ही जनजातीय परिषद लागू है, तो आपको यह याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो आप देखेंगे अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप लागू किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो अभी तक हमने जितनी भी देखी हैं उसमें अधिकतम आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिसमें भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू थी या फिर कहीं जहां 4 स्तरीय या फिर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं थी, हमने उन सभी राज्यों को देख लिया है। अब बात करते हैं ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है, जो कि आपको बता चुके हैं कि ग्राम स्तरीय संस्थाएं हैं वो सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित हैं। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत यह अधिकार प्रत्येक राज्य को दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है,
ग्राम सभा के सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह 18 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा कोढ़ी, पागल, दिवालिया, दंड प्राप्त एवं राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। तो यह आपको याद रखना है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ ही वह ना तो कोढ़ी हो, ना ही पागल हो, ना ही दिवालिया हो और ना ही वह किसी भी प्रकार की सजा प्राप्ति या दंड प्राप्ति वाला होना चाहिए और साथ ही वह राज्य सरकार का कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए। वहीं बात की जाए ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है, तो यह भी आपको याद रखना है कि ग्राम सभा की मीटिंग वर्ष में 2 बार होती है। तो साथियों यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो साथियों हम अपना अब अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां। तो चलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां। सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। तो इस समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था और इसका जो विशेष कार्य था वह था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। तो इसको रिव्यू करना था कि क्यों यह कार्यक्रम बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं BR राव समिति की। तो इस समिति का गठन 1960 में किया गया था और इसका विशेष कार्य था पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्कसंगतता करना। SB मिश्रा कमेटी की बात की जाए तो इस कमेटी का गठन 1961 में किया गया था और इसका विशेष कार्य था पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल था। अब बात करते हैं B ईश्वरन समिति की। तो इस समिति का गठन 1961 में किया गया था और इसका भी विशेष कार्य था पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन दल। अब बात करते हैं GR राजगोपाल समिति की। तो इसका गठन 1962 में किया गया था और इसका विशेष कार्य था न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल। RR दिवाकर समिति की बात की जाए तो इसका गठन 1963 में किया गया था और ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा करना इसका विशेष कार्य था। बात करते हैं इसके बाद M रामकृष्णमैया समिति की। तो इसका गठन 1963 में किया गया था और इसका विशेष कार्य पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना का अध्ययन करना था। के संथानम समिति की बात की जाए तो इसका गठन 1963 में हुआ और इसका विशेष कार्य पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा करना था। फिर इसका गठन के संथानम समिति का 1965 में होता है और इसका विशेष कार्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन करना होता है। इसके बाद बात करते हैं RK खन्ना समिति, जो कि 1965 में गठित हुई और इसका विशेष कार्य पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण करना था। इसके बाद बात करते हैं G रामचंद्रन समिति की, जिसका गठन 1966 में होता है और इसका विशेष कार्य पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन करना होता है। अब बात करते हैं इसके बाद B रामानाथन समिति की, जिसका गठन 1969 में किया जाता है और इसका विशेष कार्य भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका तय करना था। इसके बाद बात करते हैं M कृष्णनैया अध्ययन दल के बारे में, तो जिसका गठन 1972 में किया जाता है और इसका विशेष कार्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना था। इसके बाद बात की जाए तो जो हमारी अगली समिति है वह है श्रीमती दया चौबे समिति, जिसका गठन 1976 में किया जाता है और यह समिति सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण समिति है वह है अशोक मेहता समिति, जिस समिति का गठन 1977 में किया जाता है और यह समिति पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्वों के लिए गठित की जाती है। इसके बाद बात करें तो दांतेवाला समिति, जिसका गठन 1978 में किया जाता है और इसका विशेष कार्य खंड स्तर पर योजना का स्वरूप देना था। वहीं बात करें हनुमंत राव समिति की, तो जिसका गठन 1984 में किया जाता है और यह समिति जिला स्तरीय योजनाओं का स्वरूप तैयार करने के लिए की गई थी। इसके बाद यह समितियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि है GBK राव समिति,
जिसका गठन 1985 में ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए किया गया था। बात की जाए एल.एम. सिंघवी समिति की, तो इसका गठन 1986 में किया गया और लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण करने हेतु इसका गठन किया गया था। बात की जाए पी.के. थुंगन समिति की, तो इसका गठन 1988 में किया गया था और इसका विशेष कार्य स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा करना था। तो साथियों, यह थी प्रमुख समितियां। अब हम कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। बात की जाए सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की, तो ग्रामीण विकास को गति देने के लिए और इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए एक और कार्यक्रम चलाया गया था 1953 में, जिसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। वहीं बात की जाए कि जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, जो कि 1953 चलाया गया था, इनके कार्यों की जांच करने के लिए और इन्हें बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। तो इस समिति ने जो सुझाव बताया था वह था कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है और इस समिति के द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें कुछ इस प्रकार हैं कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाए, जिसमें कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। वहीं बात की जाए तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। यानी कि जो ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी तो उसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए। जबकि बात की जाए पंचायत समिति की और जिला परिषद की, तो इनके जो सदस्य होंगे वह अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुने जाने चाहिए। वहीं बात करें सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि यह अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। इसकी अगली सिफारिश थी जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। तो इस समिति ने बताया था कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी को होना चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया और इसे राज्यों पर छोड़ दिया कि वे जिस तरह से चाहें इसे लागू कर सकती हैं। तो समिति ने जो भी सिफारिश बताई गई थी वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा कोई भी एक निश्चित फॉर्मेट तैयार करके नहीं बताई गई और इन सभी सिफारिशों को राज्यों पर छोड़ दिया गया था कि वह जिस तरह से चाहें इन सिफारिशों को लागू कर सकती हैं। इसके बाद बात की जाए तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है कि यह जो योजना थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। इसके बाद बात की जाए 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर ली, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू किया था। जैसे कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति को अपनाया, वहीं तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति को अपनाया और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया था। बात की जाए राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया गया था, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। तो यह बात हो गई बलवंत राय मेहता समिति की। अब इस समिति के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक मेहता समिति को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक मेहता समिति को।
दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। तो आपको यह याद रखना है कि अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी के द्वारा 1977 में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी और पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। इस समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। तो आपको यह याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, वहीं अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इस समिति का कहना था कि जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए और मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँवों को शामिल करना चाहिए। वहीं बात की जाए, इस समिति ने सिफारिश की राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। और देखते हैं इसकी सिफारिश को, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। तो इसने बताया है कि जो कार्यकारी निकाय है वह जिला परिषद को होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। वहीं बात की जाए, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। तो इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों के पास कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए। न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका निर्देशन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं की देखभाल के लिए मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री होना चाहिए। वहीं पंचायती राज यदि भंग होने की स्थिति में हो तो 6 महीने के भीतर इनका चुनाव फिर से करा लेना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। तो यह सारी सिफारिशें अशोक मेहता समिति की थीं। उस समय की जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें नज़रअंदाज कर दी गईं। तो उस समय क्या हुआ कि जो जनता पार्टी थी जिसने इस समिति का गठन किया वह सरकार भंग हो गई और इस समिति की सिफारिशों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिर भी 3 राज्य थे जो कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे। तो आपको इन राज्यों के नाम भी याद रखने हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं GVK राव समिति को। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा रिव्यू करने के लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस समिति का गठन योजना आयोग के द्वारा 1985 में किया गया था। इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ का घास कहा और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता के सिफारिशों के ही समान थी। तो इस समिति ने जो सिफारिशें की थी वो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से मैच करती थी। बात करते हैं तो इन्होंने बताया था जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जिला परिषद को दिया था। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। तो इन्होंने जिला को मुख्य निकाय बनाने की सिफारिश की थी। वहीं बात की जाए, एक जिला विकास आयुक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद का सृजन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन की भी सिफारिश की थी।
इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। तो यह सिफारिश GV राव समिति के द्वारा की गई। वहीं बात की जाए, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए की भी सिफारिश की थी। तो यह बात हो गई GV राव समिति की। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं LM सिंघवी समिति के बारे में। LM सिंघवी समिति की बात की जाए तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। तो आपको याद रखना है, इस समिति का गठन 1986 में किया गया और इस समिति की निम्न सिफारिशें थीं, जो कि इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात कही थी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने की बात किसने की थी पंचायती राज व्यवस्था को? तो वह थी LM सिंघवी समिति। क्योंकि इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिला हुआ था, इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए संवैधानिक उपबंध बनाने की सलाह भी दी थी। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही। तो इस समिति ने न्याय पंचायतों की स्थापना की भी बात कही थी। ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांव की पंचायत को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो यह सारी सिफारिशें थी LM सिंघवी समिति की। इसके बाद बात करते हैं PK थुंगन समिति की। 1988 में संसद की सलाहकार समिति का एक उपसमिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। इस समिति की कुछ सिफारिशें इस प्रकार थीं कि इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही। तो आपको याद रखना है कि जो PK थुंगन समिति थी, इसने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। इन्होंने गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को उपयुक्त बताया था। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो यह सिफारिश PK थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो वित्त आयोग के गठन की सिफारिश भी PK थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा। तो यह जो आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग, तो यह क्या तय करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियों को तय करेगा, किसको कितना आयोग मिलना चाहिए और क्या क्या विधियां होनी चाहिए, यह सभी राज्य का वित्त आयोग तय करेगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं BN गाडगिल समिति। 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्य समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो आपको याद रखना है कि इस समिति का गठन 1988 में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सके। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। गाडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। तो साथियों, यह थी आज की हमारी क्लास। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।